गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे और हिंदी में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। कल जिस चैप्टर की हम लोगों ने प्रैक्टिस की वो चैप्टर था विराम चिन्ह। विराम चिन्ह की प्रैक्टिस कल करवाई गई है आप लोगों को। चैनल पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाएं उसे और देखें कि विराम चिन्ह के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और किस किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं। और अपनी तैयारी को इम्प्रूव करिए और अपनी प्रैक्टिस को दमदार तरीके से करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आज इसी क्रम में हम जिस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे वो चैप्टर है अव्यय। हम जिस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर का नाम है अव्यय। अव्यय अव्यय की हम प्रैक्टिस करेंगे। अव्यय को एक और नाम से जाना जाता है और नाम इसका है अविकारी शब्द। नाम इसका क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। शब्द अव्यय को और किस नाम से जाना जाता है? अविकारी शब्द के नाम से। तो अविकारी शब्द या अव्यय क्या होते हैं? वे शब्द, वे शब्द शब्द जिन पर, वे शब्द जिन पर लिंग वचन, वे शब्द जिन पर लिंग वचन वचन कारक, वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक एवं काल का, वे शब्द जिन पर लिंग वचन एवं कारक कारक एवं काल का, एवं काल का प्रभाव न पड़े, एवं काल का प्रभाव न पड़े, न पड़े अविकारी अथवा अविकारी शब्द अथवा अव्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द अथवा अव्यय शब्द कहलाते हैं। कौन कौन से शब्द? वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक एवं काल का प्रभाव न पड़े क्या कहलाते हैं? अविकारी अथवा अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि अविकारी या अव्यय शब्द के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। अब बताइए इसमें रेखांकित अव्यय का प्रयोग बताइए कि निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है या फिर विस्मय आदि बोधक है? कौन सा उदाहरण है? सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। सखियों सहित पुष्प वाटिका गई कौन सा उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है? तो देखिए ध्यान से, शब्द दिया हुआ है आपका सखियों। शब्द क्या दिया हुआ है? सखियों। और जो सखियों शब्द होता है ये क्या है? आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और फिर आपका अगला शब्द दिया हुआ है पुष्प, और पुष्प भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी दो दो संज्ञा शब्दों के मध्य, जब दो संज्ञा शब्दों के मध्य, शब्दों के मध्य, जब दो संज्ञा शब्दों के मध्य संबंध, संबंध बताया जाए, जब दो संज्ञा शब्दों के मध्य संबंध बताया जाए, बताया जाए, संबंध बताया जाए जाए तो वे शब्द, तो वे शब्द, वे शब्द शब्द जिनसे, वे शब्द जिनसे, जिनसे संबंध बताने का कार्य होता है, वे शब्द जिनसे संबंध बताने का कार्य होता है, संबंध बताने का कार्य होता है, कार्य होता है, होता है संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, कहलाते हैं। अब देखिए सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, इसमें सहित जो शब्द है
ये किन दो शब्दों के बीच में संबंध बता रहा है? सखियों और पुष्प के बीच में। किसमें? सखियों और पुष्प के बीच में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण क्या होता है? जब किसी वाक्य में उपस्थित क्रिया शब्द की विशेषता बताई जाए, यानी कि क्रिया शब्द की विशेषता बताने के लिए जो शब्द आते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। और विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है? जब वाक्य में विस्मयता का बोध हो, विस्मय शब्द का बोध हो, ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। और ऐसे ऐसे वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य कहेंगे, और उन अव्यय शब्दों को क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय कहेंगे। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संबंध बोधक अव्यय। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्या कहा जा रहा है? उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। तो देखिए, उनके भी अपने आप में क्या है? एक सर्वनाम है। उनके क्या है? सर्वनाम है। और तुम क्या है? सर्वनाम है। तुम क्या है? सर्वनाम है। तो दो सर्वनामों के बीच में संबंध बताने के लिए जो शब्द आता है उसे क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय। और कौन सा शब्द आया है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो बिना शब्द है, यही तो इन दोनों के बीच में आया है। तो क्या सही हो जाएगा? बिना सही हो जाएगा। बिना यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जब क्रिया की मात्रा बताई जाए। जब क्या बताया जाए? क्रिया की मात्रा क्रिया की मात्रा, यानी कि क्रिया के होने का परिमाण बताया जाए, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे क्या कहा जा रहा है? इस बारिश में बहुत ओले पड़े। इस बारिश में बहुत ओले पड़े। ठीक है। यह लड़की सुंदर है। अब देखिए, यह लड़की सुंदर है, तो इसमें कहीं पर भी क्रिया विशेषण नहीं है। सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण। सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण। मैदान हरा भरा है। कैसा है? हरा भरा है। तो क्या बताया जा रहा है? ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तुम अच्छे खिलाड़ी हो, क्या बताया जा रहा है? केवल विशेषता बताई जा रही है। शब्द कौन सा आया है? विशेषण। शब्द कौन सा आया है? विशेषण। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। कितने ओले पड़े? बहुत ओले पड़े। क्या बताया जा रहा है? मात्रा बताई जा रही है। और यही शब्द आपका क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए में जो बहुत शब्द है, यही क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्या कहा जा रहा है? मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है कहलाते हैं। मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या कहलाएंगे? विस्मयादि बोधक अव्यय। इन्हीं के द्वारा हम मन के भावों को प्रकट करते हैं। जैसे कहा जाए आहा, मजा आ गया। मजा आ गया। आ गया। कहा जाए वाह, क्या बात है। क्या बात है। जैसे कहा जाए वाह, कितना सुंदर दृश्य है। कितना सुंदर दृश्य है। तो देखिए, वाक्य में ये जो शब्द प्रयुक्त किए जा रहे हैं, आहा, वाह, वाह, यही तो मन के भावों को बता रहे हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। इन्हीं को क्या कहा जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय क्या कहा जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आइए।
हाँ, क्या पूछा जा रहा है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो रूप के अनुसार जो क्रिया विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब ये चारों प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होता है, रीतिवाचक वाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, विशेषण विशेषण। दूसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, विशेषण। तीसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और जो चौथा होता है आपका, उसे कहा जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, विशेषण। कौन कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, काल परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और कालवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं, क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। तो जब भी पूछा जाए कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, 4 प्रकार। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्या कहा जा रहा है, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के अनुसार आपको बताना है कि जो आपके क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। जवाब दीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर करिए कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से आंसर करिए। तो देखिए, अर्थ के अनुसार जो आपके क्रिया विशेषण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक मिनट, कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के हो जाएंगे। कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के। और कौन कौन से होंगे 4 प्रकार, कौन कौन से 4 प्रकार होंगे आपके, रीतिवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, स्थानवाचक, और क्या हो जाएगा, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, और अगली क्रिया विशेषण हो जाएगी आपकी परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। ये 4 प्रकार होते हैं किस आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। एक मिनट रुकिएगा। देखिए, रूप परिवर्तन के आधार पर या रूप के आधार पर जो क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं वो कितने होंगे, 3 होते हैं, 4 नहीं होते। ये 4 जो होते हैं अर्थ के आधार पे होते हैं, और रूप के आधार पर कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, रूढ़, रूढ़ यौगिक, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ क्रिया विशेषण होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। चलिए, और ये किस में होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो क्या कहा जा रहा है, ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया था, मैं काम के पीछे आया था। तो इसमें कौन सा संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, जब 2 संज्ञा पदों के मध्य, 2 संज्ञा पदों के मध्य, 2 संज्ञा पदों के मध्य, 2 सर्वनाम पदों के मध्य, 2 सर्वनाम पदों के मध्य, या एक संज्ञा, या एक संज्ञा, संज्ञा और एक सर्वनाम के मध्य जो संबंध बताने का काम किया करता है जो शब्द, उसी को क्या कहा जाता है, संबंध बोधक अव्यय। तो क्या कहा जा रहा है, ऐसा काम मत करो। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऐसा काम मत करो। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, मैं पीछे आया था। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं यह काम नहीं करूँगा। तो अब बताइए इसमें संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय इसमें कौन सा है। तो ऑप्शन डी, क्या कहा जा रहा है, मैं काम के पीछे आया था, मैं काम के पीछे आया था। इसमें क्या हो जाएगा, आपका संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्या कहा जा रहा है, समानाधिकरण किस अव्यय का बोध होता है। समानाधिकरण किस अव्यय का बोध होता है। तो जो आपके समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय का जो प्रकार होता है, इसी के अंतर्गत आपकी 2 कैटेगरी आती है। एक आती है समानाधिकरण,
समानाधिकरण करण, और एक आता है व्याधिकरण। एक क्या आता है? व्याधिकरण। व्याधिकरण कौन कौन सा? एक समानाधिकरण और एक क्या आता है? व्याधिकरण। ये जो दो कैटेगरी मिलेगी आपको, ये किस अव्यय का भेद मिलेगा? समुच्चय बोधक अव्यय का। समुच्चय बोधक अव्यय का। क्या कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन में? तुम प्रतिदिन खेलते हो। उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, कालवाचक है, स्थानवाचक है? तो देखिए प्रतिदिन जो शब्द है, प्रतिदिन जो शब्द है, तो प्रतिदिन शब्द से आखिर में बताया क्या जा रहा है? तो प्रतिदिन शब्द से समय बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? समय बताया जा रहा है। और जिन भी शब्दों से समय का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। उसे क्या कहा जाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, क्या कहा जा रहा है? मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? तो हटो जो शब्द है ये क्या है आपका? ये कौन सा विस्मयादि बोधक है? तो हटो जो शब्द है ये क्या है? एक तरह का धिक्कार है। धिक्कार है। हटो, हटाया जा रहा है, हटो। ठीक है, तो क्या है? धिक्कार वाला शब्द है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धिक्कार। तुम दिन भर घूमते रहते हो। इसमें भर शब्द कौन सा अव्यय है? भर जो शब्द है वो कौन सा अव्यय है? तो भर यहाँ पर क्या है? निपात है। भर यहाँ पर क्या है? निपात है। निपात है भर। क्या है? निपात है। हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है? पूर्वक जो शब्द है वो कौन सा है बताइएगा? सर्वविभक्त, सविभक्ति है, निर्विभक्ति है, शविभक्ति है, निविभक्ति है, निविभक्ति है, मौलिक है या फिर यौगिक है? मौलिक है या फिर यौगिक है? तो यहाँ पर जो पूर्वक शब्द है वो क्या हो जाएगा? मौलिक शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौलिक हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मौलिक शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, क्या कहा जा रहा है? मैं वहां होकर आया हूं। मैं वहां होकर आया हूं। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो इसमें अव्यय शब्द हो जाएगा होकर। जो शब्द है होकर, यही क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द हो जाएगा। अव्यय शब्द हो जाएगा। उसने कटोरा भर दूध पिया। उसने कटोरा भर दूध पिया। इस वाक्य में अव्यय कौन सा हो जाएगा? तो भर जो शब्द है यही क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। भर जो है क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। वह एक सप्ताह बाद आया है। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो एक सप्ताह बाद आया है, उसी को क्या कहा जाएगा? क्रिया विशेषण। इसमें कौन सा हो जाएगा? बाद। बाद जो शब्द है, बाद जो शब्द है, अगर पूछा जाए पूरा क्रिया विशेषण, तो पूरा जो क्रिया विशेषण वो आना चाहिए एक सप्ताह बाद। लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है? वह एक सप्ताह बाद आया है, तो इसमें जो शब्द बाद है यही क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इसमें संबंधवाचक शब्द बताना है आपको कि कौन सा शब्द है जो संबंधवाचक है। कौन सा शब्द है जो संबंधवाचक है? सेनाएं है, युद्ध क्षेत्र है, आगे है या फिर बढ़ी है? सेनाएं है, युद्ध क्षेत्र है, आगे है या फिर बढ़ी है? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए, आंसर करिए फटाक से। देखिए, इसमें जो शब्द आगे है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इसमें जो शब्द आगे है यही क्या हो जाएगा? आपका संबंधवाचक शब्द हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। वह आया और मैं गया। वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? वह है, आया है, और है या फिर गया है? वह है, आया है, और है या फिर गया है? तो यहाँ पर जो शब्द और है यही क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। यही क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द आपका और है, जो शब्द आपका और है वही क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। हाय अब मैं क्या करूं। वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए। तो देखिए, विस्मय चिन्ह जिस शब्द के साथ लगा है उसी को कहा जाएगा विस्मयादि बोधक शब्द। और यही जो हाय है यही क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाथ न होकर के क्या होना चाहिए? हाय।
हाथ न हो करके, एक मिनट, हाथ न हो करके यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाय, हाय। और हाय के साथ ये जो विस्मय चिन्ह लगा है, तो यही क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। यही क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला क्या कहा जा रहा है, मुंबई के निकट पूना है, मुंबई के निकट पूना है, इसमें बताइए कौन सा रेखांकित शब्द क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक शब्द है, या सर्वनाम है, या संज्ञा है। तो देखिए मुंबई, मुंबई जो शब्द है, मुंबई जो शब्द है ये क्या है, संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा है। और जो पूना जो शब्द है ये भी क्या है, संज्ञा है। और दो संज्ञाओं के बीच में संबंध बताने के लिए ये शब्द आया है, तो ये क्या कहलाएगा, संबंध सूचक शब्द। क्या कहलाएगा, संबंध सूचक शब्द, संबंध सूचक शब्द। चल, संबंध सूचक शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो जो शब्द धीरे धीरे है, यही क्या कहलाएगा, आपका क्रिया विशेषण। धीरे धीरे जो शब्द है क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण कहलाएगा। और कैसा क्रिया विशेषण होगा, रीतिवाचक। किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसा क्रिया विशेषण होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए। मैं आज तक परीक्षा में सफल हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द जो तक है, ये क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, निपात कहेंगे, निपात कहेंगे। चलिए, रविवार है वह घर पर ही होगा। तो घर पर ही जो शब्द है, ही जो शब्द है उसे आप क्या कहेंगे, निपात कहा जाएगा। ही जो शब्द है क्या कहलाएगा, निपात कहलाएगा, निपात कहलाएगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित शब्दों में उदाहरण, निपात का उदाहरण कौन सा है। तो निपात का जो उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा, ठीक। ठीक जो उदाहरण है, यही क्या हो जाएगा, निपात का उदाहरण हो जाएगा। ठीक जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, निपात का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, क्या कहा जा रहा है, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो ये जो लेकिन शब्द है, लेकिन शब्द है, ये क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। अब वाक्य में कहीं पर समुच्चय बोधक अव्यय तो नहीं है, लेकिन आपके ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, अव्यय दिया गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन बी अव्यय, अव्यय। अफसोस मैं नहीं जा सका, अफसोस मैं नहीं जा सका। यहाँ पर ये जो रेखांकित शब्द है, यहाँ पर ये जो रेखांकित शब्द है, इस रेखांकित शब्द को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, शोक सूचक अव्यय। क्या कहा जाएगा, शोक सूचक अव्यय। क्योंकि क्या वह व्यक्त किया जा रहा है, शोक व्यक्त किया जा रहा है। अफसोस मैं नहीं जा सका, तो क्या हो जाएगा, शोक सूचक अव्यय, शोक सूचक अव्यय। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस में ये आपके क्वेश्चन थे, ये आपके 25 क्वेश्चन थे। कल फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नए चैप्टर की। और वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपनी जो कमियां हैं उन्हें दूर करते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और दमदार तरीके से प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।